हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार। तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार जो है, इसमें हमने पहला वीडियो बना दिया था और ये इसका पार्ट 2 यानी इसका दूसरा वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। और उसका रियल नेम क्या है? विष्णुगुप्त है। इसमें हमने आपको पहली वीडियो में इसको बता दिया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तथा अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जीवन के बारे में, इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, और इससे पहले मैं पुस्तक इंडिका जो है उसके अनुसार, अगर इन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है, इन सभी वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। तो उससे पहले आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अनुच्छेद, हमारे संविधान अनुच्छेद 343 में इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था। इसलिए तभी से इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे हमें इसका सम्मान करना चाहिए और हम सबको मिलकर हिंदी भाषा को पूरे विश्व में, पूरे देश में आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार। तो हमने इसका पहला वीडियो बना चुका था, उसके हमने 3-4 टॉपिक के बारे में बता दिया था। तो ये हमारा चौथा टॉपिक। हमने 3 टॉपिक किसके के बारे में बताया था? केंद्रीय शासन के बारे में, प्रांतीय शासन के बारे में, प्रांतीय शासन के बारे में, नगर शासन के बारे में हमने बता दिया था। और अब हम ग्राम शासन के बारे में जानेंगे। ग्राम शासन के बारे में जानेंगे। वैसे ग्राम शासन के बारे में ना ही मेगस्थनीज ने और ना ही चाणक्य ने ज्यादा उल्लेख किया है। जैसे मेगस्थनीज ने बताया था ग्राम शासन के बारे में, मतलब गांव के बारे में, वैसे ही चाणक्य ने भी बताया है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना ग्राम शासन व्यवस्था से ही स्टार्ट करते हैं। ग्राम शासन। तो इसमें चाणक्य जी ने क्या कहा है कि शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। कौन होती है? सबसे, अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए कि अगर आप सबसे पहले शासन देंगे तो सबसे बड़ा शासन आपका केंद्रीय यानी आपका पूरा देश होगा, साम्राज्य होगा। उसके बाद आप किस पे शासन करेंगे? आप शासन करेंगे मंडल पे, सॉरी राज्य पे आप शासन करेंगे, जिसे प्रांत बोलते थे पिछले में। उसके बाद हम इसके पार्ट, जो राज्य के पार्ट होंगे उस पे हम शासन करेंगे। उसके बाद हम मंडल पे शासन करेंगे। उसके बाद हम जिले पे शासन करेंगे। उसके बाद हम नगर पे शासन करेंगे, जिसे नगर पालिका बोलते हैं। उसके बाद हम सबसे छोटी शासन हमारा गांव होगा। गांव के बाद हम किसी चीज पे शासन नहीं करते हैं। इसका एक सबसे मुख्य पॉइंट है शासन के बारे में, ग्राम शासन। ग्राम शासन का केंद्र कौन होता है, मतलब चलाने वाला कौन होता है, उसे मुखिया कहते हैं। और कई जगह पे इसे प्रधान भी कहते हैं। लेकिन चाणक्य ने प्रधान या मुखिया ना कहकर ग्रामिक या ग्रामिक कहा है। ग्रामिक चाणक्य ने ग्राम शासन के लीडर को ग्रामणी या ग्रामिक कहा है।
ग्रामिक ग्रामीण या ग्रामिक कहा है। ग्रामीण ज्यादातर महिलाओं के लिए होता था, ग्रामिक ज्यादातर पुरुषों के लिए होता था। तो इतने आपको बात समझ में आ गई है तो कृपया कमेंट में बताया करिए। जैसे आप जानते हैं कि 5 से 10 गांव, 5 से 10 गांव, 5 से 10 गांव। देखिए जैसे जो ग्रामीण या ग्रामिक होता है वो ज्यादातर गांव में रहने वाले वृद्धों की सहायता करता है। ये चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार ही है। अब कहा कि जो पांच गांव, 5 विलेज एंड 10 विलेज, यानी 10 गांव के जो हेड मतलब जो मेन आदमी हैं उनको कहा जाता है गोप। गोप आपने पहले भी बहुत बार सुन चुका होगा। इसको मैगसाइज ने भी गोप कहा है। चाणक्य के प्रांतीय व नगर प्रशासन में भी गोप का अर्थ आया है, नाम आया है। तो गोप जैसे आप मान सकते हैं हमारे, जैसे आप मान लीजिए मंडल के अधिकारी को गोप कहते हैं। जैसे जैसे देखिए मंडल में 3, 4, 6, 7 जिले आते हैं, वैसे ही और जिनका हेड मंडल अधिकारी होता है, मंडलाधिकारी, वैसे ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 5 से 10 गांव के 5 से 10 गांव के हेड को गोप कहा जाता है, के हेड को गोप कहा जाता है। अब गोप के ऊपर स्थानिक होता है, गोप के ऊपर स्थानिक होता है जो भी नगर प्रशासन में आता है। आपको ये पता होना चाहिए, नगर प्रशासन में गोप भी आता है, स्थानिक भी आता है, स्थानिक भी आता है, आपको ये पता हो जाना चाहिए। जो स्थानिक होता है वो पूरे जो जितना गांव है, जैसे हमने 10 गांव ले लिया, 10 में से 1/4 का मतलब 1/4 यानी 3 गांव का हेड वही होगा। 1/4 यानी 4 भागों का 1 पार्ट उसका होगा, यानी वो 3 गांव को अपने अंडर में लिए रहेगा या 2 गांव को अपने अंडर में लिए रहेगा। को लिए रहेगा। चंद्रगुप्त का संपूर्ण साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। तो आपको हमने समय ये हमने बताया था कि गोप और ग्रामीण कौन होता है। हमने इतने समय में आपको सिर्फ यही बताया कि ग्राम प्रशासन जो होता है उसमें ग्रामीण व ग्रामीण कौन सा होता है। अब हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण जो साम्राज्य उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, हम ये आपको बताने वाले हैं। तो इसमें पहले मतलब 4 भाग यानी 4 प्रांत। पहला प्रांत कहा था उत्तरापथ नामक एक प्रांत था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब जानते हैं तक्षशिला कौन है, एरिया है जहाँ पर पंजाब के ऊपर, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने तीसरी बार वहां पर आक्रमण अपने राज्य में भिगा दिया था। सबसे पहले पंजाब, दूसरा है अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। दूसरा है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी। अब उसे उज्जैन के नाम से भी कहते हैं, उज्जैन, तो उसकी राजधानी उज्जैन थी। तीसरी प्रांत का नाम सुवर्णगिरी था जिसकी राजधानी
तीसरी प्रांत दक्षिणापथ थी जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। चौथी राजधानी प्रच थी। चौथी राजधानी प्रच थी चौथी राजधानी चौथी राज्य प्रच थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अब ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजधानी है वो किस प्रांत के अंदर या किस राज्य के अंदर आता है। तो आपको क्या बताना होगा। अगर आपसे पूछ भी लेगा किसी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे जैसा कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे सरकारी सिविल सेवा वाला हो, तो उसमें अगर पूछ लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र किस राज्य के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है प्रच। तो ये वे प्रांत है तो ये प्राच की राजधानी प्राच जो थे उसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी और ये उसी राज्य के अंतर्गत आता है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो अब हम न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम चलिए न्याय व्यवस्था के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो वीडियो होगी ये भी बहुत बड़ी जाएगी क्योंकि हमने इसका पहला पार्ट बना तो दिया था लेकिन वो बहुत बड़ी गई थी। ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी हो सके तो बढ़ा जा सकता है या फिर ये तीसरा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम इसे दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था तो हमने आपको बता दिया था कि न्याय कैसे दिए थे, वो हमने इसको जीवन में ही आपको बताया। आपको साम्राज्य मूल्यांकन मेगास्थनीज के बारे में आपको बता दिया था, मेगास्थनीज इनका भी। लेकिन इनके हिसाब से, चाणक्य जी के हिसाब से इनकी न्याय व्यवस्था में क्या क्या थे, कैसे कैसे थे, क्या कमी भी हो सकती है। तो इनके न्याय व्यवस्था के अंदर दो न्यायालय होते थे। पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। पहला है धर्म, ये दूसरा है कंटक शोधन। पहला धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन। तो अब हम जान जाते हैं कि धर्मस्थीय न्यायालय क्या है और कंटक शोधन न्यायालय क्या है। तो आप धर्मस्थीय न्यायालय, आप इसके नाम से ही जान जा रहे हैं धर्मस्थीय न्यायालय से कि जो इनकी न्यायालय है इसमें धार्मिक मामले में न्याय होता था या कुछ ऐसे न्याय होते थे जो कि धर्म से संबंधित होते थे। धर्मस्थीय। कंटक शोधन वे होते थे जो किसी कष्ट, जैसे उनकी कोई कष्ट हो, कोई ऐसी दिक्कतें हो जिससे हमें बहुत परेशानी हो। जैसे हम इसको उदाहरण बता देते हैं, कुछ ऐसे झगड़े हो गए हों या ऐसे चोरी हो गई, जैसे मंदिर में चोरी हो गई हो या किसी चीज़ की चोरी हो गई हो, तो इसमें धर्मस्थीय न्यायालय पे जाया जाता था। या फिर कोई ऐसे बड़े विद्वान के यहाँ चोरी हो जाए तो वो भी
धर्मस्थली में माना जाता था। और दूसरा है कंटक शोधन। जैसे किसी यहाँ वैसे चोरी होगी जो किसी और चीज के कारण में, जैसे कोई भूमि जैसी चीज कर के लिए झगड़े हो गए हों, उसके लिए कंटक शोधन आता था और इसके लिए धर्मस्थली। समझिए ये जो न्यायालय है इसे आधुनिक टाइम में दीवानी न्यायालय और इसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। से मिलके भी जुलते हैं। इनका संरक्षक अमात्य प्रदेश या इसे अमात्य भी कहते, प्रदेश भी कहते थे और धर्मस्थ भी होते थे। इसके लिए धर्मस्थ होते थे, इसके लिए प्रदेश होते थे और इन दोनों के लिए अमात्य होते थे। इनके लिए प्रदेश, इनके लिए प्रदेश। इनके लिए प्रदेश होता था, इनके लिए अमात्य होता था। इनके लिए कौन होता था? इनके लिए होता था धर्मस्थ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसके चलिए हो गया। अब हम इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? अब हमारा आगे टॉपिक इसमें आ गया हमारा दंड व्यवस्था। यही न्याय व्यवस्था का ही समझो पार्ट है ये दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था, दंड व्यवस्था में चाणक्य जी का क्या मत है? चाणक्य जी का क्या मत है अब इसमें हम जाएंगे। आप इसमें ये जान रहे हैं कि दंड व्यवस्था जो है वो बहुत ही कठोर होती थी। दंड व्यवस्था वास्तव में बहुत कठोर होती थी और कठोर है भी, उनके समय में कठोर है भी। जैसे आपको अभी उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे कौटिल्य देखिए अमात्य है, महामात्य कह सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री महामात्य भी कहते हैं, अमात्य भी कहते हैं, तो महामात्य थे। तो कौटिल्य महामात्य थे। उन्होंने इसमें उल्लेख किया था कि दंड व्यवस्था में कोई जब छोटा दंड कर देता था, कोई छोटा सा अपराध भी कर देता था, उसे प्राण दंड यानी प्राण मृत्यु देने की भी सजा सुनाई जाती थी। मेगास्थनीज, अब यहाँ पर मेगास्थनीज जी आ रहे हैं। मेगास्थनीज जी ने भी कहा था न्याय, आपने सुना था न्याय में कि अगर कोई चोरी डकैती कर ले तो सामान्य रूप से उसका हाथ पैर काटने का तो एकदम सामान्य था। कोई अगर चुनने से भी कोई चोरी कर दे तो उसका हाथ पैर काट दिया जाता था। तो सोचिए अगर कोई चोरी अपराध, बड़ा थोड़ा अपराध कर दे तो उसको प्राण दंड व्यवस्था दिया जाए, तो इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? ये व्यवस्था बहुत ही कड़ी थी। देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज जी भी एक बात सही बोले थे और चाणक्य जी भी बोल रहे हैं कि चोर से या किसी अपराधी से उसके अपराध को उगलवाने के लिए जो भी दंड दिया जाए उसे, या फिर जो भी कष्ट दिया जाए उसे न्याय ही समझा जाता था, उसे ही न्याय समझा जाता था। उसमें ये नहीं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं माना जाता था, ये नहीं है। अब हमारा टॉपिक गुप्तचर के विभाग का है।
गुप्तचर व्यवस्था है। तो ये गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचरों के अलग स्थानों का ये सिर्फ कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में ही आपको मिलेगा। तो गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर के अनेक अनेक स्थान होते थे, यानी बहुत सारी जगह पे गुप्तचर थे। उनका बहुत सारा संगठन होता था, अलग अलग संगठन होता था, जो कोई चोर को पकड़े, कोई अंतरराष्ट्रीय काम, कोई राष्ट्रीय काम, कोई प्रांतीय काम करे, ऐसे जैसे गुप्तचर की व्यवस्था थी। तो गुप्तचरों के जो अधिकारी होते थे उन्हें बहुत गुप्त रखा जाता था। गुप्तचरों से मिलने के लिए कोई खास प्रकार के व्यक्ति की खास प्रकार के पद वाले व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती थी गुप्तचर से मिलने के लिए, किसी चंद्रगुप्त मौर्य से। वरना गुप्त से इतनी आसानी से अगर किसी मिल जाए तो वो जान ही ले सकते हैं। गुप्तचर वेश बदलकर पूरे साम्राज्य में इधर उधर घूमा करते थे। कोई उन्हें पहचान ना सके, वो हमेशा अपनी लिपि बदल भी दिया करते थे। वो एक गुप्त लिपि का भी प्रयोग करते थे। कौन? गुप्तचर के लोग। अब हम सेना के विभाग के बारे में जान लेते हैं। सैन्य विभाग। सैन्य विभाग के बारे में हम जानते हैं। सैन्य विभाग तो सैन्य विभाग हमारा इसमें आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हम चंद्रगुप्त की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार में आप सभी इनके शासन व्यवस्था के वर्णित सभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सैन्य व्यवस्था चलिए हम जान जाते हैं। सैन्य व्यवस्था आप जानते हैं कि सैन्य व्यवस्था में इनकी बड़ी संगठित सेना थी। अब जानते हैं इनके पास कुल कितने सैनिक थे। देखिए 4 प्रकार सैनिक थे। एक पैदल सेना थी, एक रथ सेना थी, और एक हाथी सेना थी, और एक ऊंटों की सेना थी। पैदल सेना, हाथी सेना, ऊंटों की सेना, रथ सेना और अश्वों की सेना थे। लेकिन इन्होंने ऊंटों की सेना को इंक्लूड नहीं किया था। ऊंटों की सेना को इंक्लूड नहीं किया था। तो इसमें इनकी सिर्फ 4 ही सेना है। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना या गज सेना कहते हैं उसे, और एक रथ सेना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके अनुसार इनके जो सैनिक अस्थायी सेना थे उसमें 6 लाख पद्धति 6 लाख। पैदल सैनिक थे।
6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्व सैनिक थे, 30,000 अश्व सैनिक थे और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे उनके पास। 9,000 देखिए इनके पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्व की सेना, 9,000 गज व 8,000 हाथी थे इनके पास। चंद्रगुप्त मौर्य के पास इनका जो इनके सेना थी उसमें दो पार्ट थे, एक साम्राज्य के अंतर्गत सेना और एक युद्ध की सेना। युद्ध की सेना जो युद्ध में सिर्फ सम्मिलित होती थी उन्हें युद्ध की सेना कहते थे। बाकी जो प्रांतीय नगर में ग्राम में जो देख रेख सेना थी उन्हें क्या साम्राज्यिक सेना कहते थे। हमने बताया था कि इनके सैन्य व्यवस्था में 5 समितियां होती थी। इनकी 5 समितियां में 6 मतलब इनकी 6 समिति होती थी और इन समितियों पर 5 अधिकारी लोग होते थे। तो आप जानते हैं, पहला नौसेना, दूसरा यातायात की सेना, तीसरा पैदल, चौथा अश्वारोही, पांचवा रथ एवं छठवां हाथी सेना। आप तो इन सब के बारे में हमने आपको मैथ्स के वीडियो में बता दिया था, तो इसको उतना डिटेलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सैन्य व्यवस्था के में सैनिक हमेशा हथियारों से सुसज्जित रहते थे। सैनिक हमेशा हथियारों से सुसज्जित रहते थे। उन्हें हथियारों की मतलब उनके हथियारों की कमी नहीं पड़ती थी। जब उन्हें हथियारों की कमी पड़ती थी वो तो अपने हेड सेनापति से यानी अपने प्रमुख सेनापति से हथियारों की मांग करते थे, उन्हें हथियार प्रदान होते थे। इनके पास अधिकांश हथियार भी थे, जैसे तलवार, ढाल और भी इत्यादि, भाला और भी इत्यादि जैसे इनके पास हथियार थे युद्ध में लड़ने के लिए। और इनके विशेषकर इनके जो कवच होते थे वो बहुत ही मजबूत होते थे, लोहे व कुछ चीज मिश्रितों से भी इनके बनते थे और कुछ लोग खाली लोहे से बनते थे, जो कि इनको लड़ने में आसानी होती थी। लाइक करें, कमेंट करें। तब के लिए धन्यवाद, कामनाएं।